तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए। चलिए आ रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, शिवाजी का गुरु कौन था। शिवाजी का गुरु कौन था, यहाँ पर जवाब देना है। और अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, नोट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए शिवाजी का गुरु कौन था, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, आपके रामदास थे। कौन, तो आपके रामदास थे। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जन्म पूछे कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपका 1627 ईस्वी में। कब, 1627 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, शिवनेरी के दुर्ग में। कहाँ पर हुआ था, शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी या शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। पिताजी का नाम साजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये आपने हमेशा से पढ़ा है, ऐसा कौन सा वेद है अर्थात ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर नवा मंडल है, तो बिल्कुल जवाब सही है, नवा मंडल है आपके, सोम को समर्पित है। कुल देखा जाए तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आपके, 10 मंडल आपके हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार से जवाब क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये बताइए, सिंधु सभ्यता है ना, या सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, सभी का वेलकम है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, आपके मोहनजोदड़ो में। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से यहाँ पर आपका स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो कि महान स्नानागार है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कुछ आपकी किताबें हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पर देखो कह रहा है कौन सा आपका सुमेलित दिया गया है। तो देखिए पहले आपसे दिया है शमसे सिराज आफिस, है ना, आफिक, शमसे सिराज आफिक दिया गया है। और इनकी जो आप कह सकते हैं है, ये किसकी है, तो दिया गया है क्या, तारीख है फिरोज शाही। मतलब इसका जो जवाब बनेगा 4 नंबर में, वो पहला ही जवाब बिल्कुल से आपका सही दिया गया है। मतलब इसका जो राइट आंसर है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। अब देखिए जियाउद्दीन बरनी की जो आपकी क्या है, तो जियाउद्दीन बरनी के फतवा ये जहांदारी क्या है, तो जियाउद्दीन बरनी की कौन सी होगी, फतवा ए जहांदारी होगी। ठीक है ना। और इसके बाद अमीर खुसरो की तो आप लोग जानते हैं, अमीर खुसरो क्या है, तो अमीर खुसरो हो जाएगा किरान उर सादीन, किरान उर सादीन है। ठीक है ना। और इब्न बतूता की है रेहला, इब्न बतूता के है रेहला। मतलब यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वही आपका सही था, अदर यहाँ पर जो मैचिंग थी वो आपकी सही मैचिंग नहीं थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दीन इलाही का एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। दीन इलाही धर्म का जो प्रचलन हुआ है, कह सकते हैं दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 5 नंबर में। चलिए 5 का जवाब आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अकबर आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है ना, राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। और अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आपके 1582 में इसकी शुरुआत की गई थी। और दीन इलाही संवत की स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1583 में, 1583 में दीन इलाही धर्म के क्या कह सकते हैं, जो संवत बोलते हैं ना, संवत कब स्टार्टिंग हुई, 83 हुआ था। और धर्म जो आपका आया था 1582 में आपका आया था। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि दीन इलाही धर्म का प्रथम अनुयायी कौन था, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि दीन इलाही धर्म का प्रथम अनुयायी कौन था, तो भाई याद रखिएगा बीरबल थे। कौन थे, बीरबल इसके प्रथम अनुयायी थे। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए काफी लोगों ने बहुत पहले से आंसर दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, आपके शाक की कुल से। कहां से, तो आपके शाक की कुल से थे। 6 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, जो कि लुम्बिनी में आपका है। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो बताइएगा ऐसे कौन से वायसराय जिनकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो आपका दिया है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड मिंटो। तो राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर लॉर्ड मेयो। याद रखिएगा कि लॉर्ड मेयो जिनका शासनकाल आपके भारत में 1869 से लेकर 72 तक आपका था। ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान जब गए तो एक कैदी ने क्या किया, यहाँ पर इनकी हत्या कर दिया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इनके कार्यकाल के दौरान में इनकी हत्या हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है, निकास का सिद्धांत जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, और भी बहिर्गमन का सिद्धांत क्या बोलते हैं, बहिर्गमन का सिद्धांत बोलते हैं। और इसका सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक आपके कौन हुए, तो यहाँ पर 8 का ऑप्शन बनेगा ए, आपके दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर। निकास का सिद्धांत या बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया है, दादा भाई नौरोजी ने दिया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो देखिए काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल आपके मौजूद थे, आप सभी को पता है।
राजेंद्र लाहौरी भी आपके थे और आपके आसफ उल्ला खां भी थे। लेकिन यहाँ पर सूर्य सेन जो आपके हैं एक काकोरी कांड से संबंधित आपके नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, आंदोलन से जुड़ा है। और ये आपके इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उस समय कौन थे, चर्चिल। कौन थे, तो आपके चर्चिल थे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, चर्चिल हो जाएगा। ठीक है ना। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे 1940 से लेके 45 तक आपके रहे थे, जो उस समय क्या युद्ध भी चल रहा था, है ना, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और देखो कभी भी पूछा जाता है तो आपको हमेशा याद है कि किसी भी नदी के बीच में अगर द्वीप बना है तो वही तो आपका होगा ना। तो यहाँ पर नदी द्वीप है आपका माजुली। कौन सा, ऑप्शन ए नंबर माजुली द्वीप है। और कहां पर आपके है, तो आपके असम में है। और असम में ही आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आपका है। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिल जाती हैं इसी जगह। ठीक है ना, मतलब यहीं पर। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कहाँ है, तब क्या बताओगे भाई, ये तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में है। और अगर सब पूछे कि सबसे छोटा जो विश्व का नदी द्वीप है वो भी आपके असम में ही है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना, असम में छोटा भी है और बड़ा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सहारा अफ्रीका के किस हिस्से स्थित है। मतलब जो सहारा है मरुस्थल वो अफ्रीका के किस हिस्से में आपका स्थित है। चलिए, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। चलिए कौन सा बनेगा, तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है उत्तरी। तो जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका लॉक किया जाएगा। जो सहारा है कहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा विशाल उष्ण मरुस्थल है। कैसा है ये गर्म मरुस्थल है, अर्थात ये उष्ण मरुस्थल है ना। इसका विस्तार कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, है ना, बहुत जगह, बहुत मतलब क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में है। ठीक है, उत्तरी हिस्से में आपका स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय जो नाम है वो आपका क्या है। मतलब आपके नेपाल में जो आपका नेपाल है, नेपाल में आपके एवरेस्ट की जो ऊंची चोटी इसे किस नाम से जानते हैं, क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ रहा है सागर माथा। मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, सागर माथा के नाम से जानते हैं। कहाँ पर, तो आपके नेपाल में जानते हैं। ये देख सकते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। तो देखिए गंगा डेल्टा मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, और इधर आपकी गंगा नदी आती है, और इसके बाद जब बांग्लादेश में पहुंची है ना, वहां पर कह सकते हैं पानी बहुत ज्यादा होता है, और जो पौधे पानी में डूबे हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं मैग्रोव वन। या कह सकते हैं जो दलदली जगह आपके वन होते हैं उन्हें दलदली जगह जो होते हैं उनको मैग्रोव वन कहते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर 14 में क्या बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदरवन, है ना। सुंदरवन आपका जो है ये आपके सबसे बड़े मैग्रोव वन है। और वहीं पर देखा जाए तो आपके भारत में क्या बोलोगे, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैग्रोव वन कहाँ मिलेंगे, भारत में आपके पश्चिम बंगाल में। फिर उसी प्रकार से देखा जाए तो गुजरात के जो कच्छ है, कच्छ में भी क्या है, दलदल है, यहाँ भी आपको वन जो होंगे वो मैग्रोव वन होंगे। तो क्लियर हो गया ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सुंदरवन। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीली क्रांति जिसे ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं किससे संबंधित है। तो देखो नीली क्या है आपकी, नीली क्या है, मछली, नीली मतलब ब्लू व्हेल, है ना। कैसे आप याद रखेंगे, ब्लू व्हेल। तो यहाँ पर ब्लू मतलब नीला, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा कि मछली उत्पादन से संबंधित आपका है ना। वहीं पर श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपके दुग्ध उत्पादन से है ना। पीली या पीत क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन से है ना। और हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, भाई ऑपरेशन फ्लड में क्या होता है आपने पढ़ा होगा। तो चलिए बताइए ऑपरेशन फ्लड क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं दुग्ध से संबंधित है। तो चलिए भाई यहाँ पर दुग्ध यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर में, काफी लोगों ने जवाब दिया है नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध से है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है। इसे नोट करिएगा क्योंकि यहाँ से आपको याद भी होगा और एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है ना इतना पॉइंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर विश्व में हरित क्रांति पूछा गया, विश्व के बारे में पूछा गया, विश्व के जो हरित क्रांति के जनक है कौन बनेंगे। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हें आपके 1970 में, कब 1970 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको नोट करिएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो हमने आपको लिखा है कि 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को मिला था। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, वहीं पर भारत में जो आपके हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक वो आपके MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। तो ये बताइए GST को लागू करने वाला जो आपका पहला आपका देश था वो आपका कौन सा देश था।
चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए सी नंबर कह रहे हैं आपके फ्रांस है, तो चलिए यहाँ पर हम लॉक करने वाले हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही है कि जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस ने कब लागू किया था? तो आपके 1954 में इसने जीएसटी को लागू कर दिया था, ठीक है ना। और सब लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, है ना, वीडियो को भी लाइक करके शेयर करते चलिएगा जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, बुल और बियर शब्द से जो उपयोग होते हैं किसमें होते हैं? बुल एंड बियर का प्रयोग किसमें करते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? ये शेयर बाजार से संबंधित है, याद रखिए किससे? तो आपके शेयर बाजार से संबंधित है बुल और बियर। बुल किसे कहते हैं? बुल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा जब शेयर में भाव जो तेजी से कह सकते हैं प्रत्यास्थ करते हैं ना, जब तेजी से बढ़ते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? बुल कहा जाता है। जब शेयर क्या होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं उन्हें हम लोग बुल कहते हैं, और जब शेयर क्या होते हैं बहुत ही कम अर्थात बहुत ही सस्ते हो जाते हैं, मंदी आ जाती है, उसे हम लोग बियर कहते हैं। और ऐसे याद रखिएगा कि जो बियर पीते हैं, बियर पी के क्या हो जाते हैं? लुढ़क जाते हैं। क्या? लुढ़क जाते हैं। और लुढ़क जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि शेयर के मान क्या हो गए? लुढ़क गए, है ना, क्या हो गए? लुढ़क गए। बुल मतलब क्या होता है? सांड होता है। और सांड क्या होता है? जब आक्रोश में आता है ना तो क्या होता है? बिल्कुल भयंकर अपना तबाही मचा देता है। तो ऐसे आपको याद रखना है हमेशा बुल और बियर क्या होता है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी? 20 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर जवाब आ रहा है 1952। बिल्कुल जवाब सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा 1952। डेट पूछे तो आपको बताना है 6 अगस्त। क्या? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अच्छा ये कार्य क्या करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है? तो यहाँ पर जैसे आपकी पंचवर्षीय योजना बनती थी उनका निरीक्षण करना और निरीक्षण करने के बाद उनको लागू करना, ये इसका कार्य था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? देखो दिया गया है 11 दिसंबर, है ना, और यहाँ पर पूछा है स्थायी सदस्य, है ना, स्थायी अध्यक्ष। अच्छा ये बताइए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोगों को पता है ना। अगर ये पूछ लेते 9 दिसंबर को, तो भाई 9 दिसंबर को अस्थायी बनाए गए थे, है ना। 9 दिसंबर के आपके दूसरे थे, अस्थायी थे, और उद्घाटन वाले भी आप उन्हीं को कहोगे। तो बस यहाँ पर डेट याद रखिएगा अच्छी तरीके से, है ना। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और 9 जो आपके 9 तारीख को बने थे अर्थात 9 दिसंबर को, वो कौन से थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये थे आपके 9 अर्थात कह सकते हैं उद्घाटन समिति, जब संविधान का उद्घाटन हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था बनने के लिए, और उसी समय इनको बना लिया गया था अस्थायी सदस्य। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उद्घाटन पूछा जा सकता है या अस्थायी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? चलिए भारतीय संविधान की जो आत्मा कहते हैं वो किसे कहते हैं? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या प्रस्तावना, किसे जवाब देंगे? तो चलिए 22 का ऑप्शन देना है, और इस 22 का ऑप्शन देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना इसका जवाब होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका आर्टिकल 32 होता है, तो ये जब पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तब आप जवाब देंगे किसे? तो आपके आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब यहां पर दिया हो प्रस्तावना तो आप सबसे पहले प्रस्तावना को ही लॉक करिएगा, जब डॉक्टर लगा दे तब आप इसको सही करिएगा। समझ गए होंगे हमारी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कितनी होती है? तो चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा? चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर 35 वर्ष, तो जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए राष्ट्रपति के लिए, है ना, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और आपके जो राज्यपाल होते हैं, इन तीनों के लिए बनने की उम्र कितनी होना चाहिए? तो मतलब 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगर 35 वर्ष है तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और राज्यपाल भी बन सकते हैं। इन तीनों के लिए 35 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये बताइएगा, राज्यसभा के लिए पूछा गया है ना, और राज्यसभा की जो फिल्म अभिनेत्री थी वो आपकी कौन थी? चलिए 24 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है नरगिस, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त आपकी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? याद रखिएगा कि आप ये कह सकते हैं कि ये लोक लेखा समिति सबसे बड़ी समिति देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण समिति देखा जाए तो कौन सी होती है? लोक लेखा समिति होती है। इसमें से कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं किसके? लोकसभा के होते हैं, और जो बचे हुए आपके सदस्य बचे हैं 7 वो आपके राज्यसभा के होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी हो गई? लोक लेखा समिति। और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है किसके पास? तो आपका जवाब हो जाएगा डी, आपकी लोकसभा के पास
करती है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी, ये लोकसभा को प्रस्तुत करती है, पेश करती है। ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य जो दर्पण होता है क्या होता है? जैसे आप लोग गाड़ी चलाते चले जा रहे हैं, है ना, और पीछे आपको देखना है तो क्या देखेंगे, अर्थात कौन सा आपका यहाँ पर दर्पण होता है? साधारण होता है या उत्तल होता है? तो देखो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन कौन सा? सी नंबर। अर्थात याद रखिएगा वाहन चालन के जो पीछे का दिखाया करता है बैक, वो होता है उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है ना। क्लियर है ना? आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण जो होता है बिल्कुल सीधा होता है ना, वास्तविक नहीं होता बल्कि आभासी होता है, लेकिन सीधा दिखाया जाता है व्यक्ति, और वो छोटा हो जाता है ना, छोटा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। ये बताइए लोहे पर अगर जंग लग जाती है ना, लोहे पर अगर जंग लग जाती है तो उदाहरण किसका हो जाएगा? 27 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कह रहे हैं क्षरण का होगा। तो भैया वाष्पीकरण तो होगा नहीं, यहाँ पर क्षरण ही होगा, है ना। द्रवण नहीं कहेंगे, जलन नहीं कहेंगे, वाष्पीकरण नहीं कहेंगे, तो आंसर देंगे ए नंबर क्षरण। क्योंकि लोहे पर जब जंग लग जाती है तो क्या होता है, उसका मान भी कम होने लगता है, अर्थात यहाँ पर क्षरण होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बम दिया गया है, हाइड्रोजन बम, है ना, और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर? नाभिकीय संलयन कहाँ पर है? ऑप्शन ए नंबर। याद रखिए नाभिकीय संलयन में अत्यधिक आपकी ऊर्जा होती है, विखंडन से ज्यादा ऊर्जा किस में लगती है? आपके संलयन में लगती है। विखंडन मतलब होता है बिखरना, बिखरना मतलब क्या होता है? कोई रिश्ता हो, समझिए ऐसे याद करिएगा कि जब कोई रिश्ता होता है बिखरने में समय नहीं लगता है ना, समय नहीं लगता है, मतलब वो होता है क्या? विखंडन होता है जिसका समय ना लगे, और जिसमें समय लगे, कोई रिश्ते को बनाने में बहुत समय लग जाता है, वो क्या होता है? वो आपको बहुत मेहनत लगती है। तो याद रखिए जो नाभिकीय संलयन होती है इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और विखंडन में ऊर्जा आपकी कम होती है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन सी की कमी से क्या हो जाती है? 29 नंबर में। तो सी से होता है स्कर्वी। क्या होता है? सी से होता है स्कर्वी होता है, और यहाँ की कमी के कारण विटामिन सी जो कि होता है स्कर्वी हो जाता है। मतलब देखा जाए कि अगर आपके नींबू, संतरा, मौसमी आदि आप खाते हैं, आंवला खाते हैं, टमाटर खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो विटामिन सी आपको मिलते रहेंगे और आपके जो बाल हैं वो आपकी चमकदार बने रहेंगे, है ना। तो विटामिन सी का सेवन जरूर करना चाहिए जिससे आपके बालों की खूबसूरती बनी रहे, हेड एंड शोल्डर लगाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? चलिए बताइएगा किसे आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? 30 नंबर में यहाँ पर जवाब आ रहा है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है पहले से। यहाँ पर आपका मेंडल अर्थात जिसे बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी या वंशानुगति के कह सकते हैं कि जनक आपके कहे जाते हैं। ठीक है ना, इन्होंने आनुवांशिकी का पिता कहा गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मैथ की क्लास है, और मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं, मैथ की क्लास होती है वो शाम को 7 बजे होती है, जहां पर आपको मैथ के साथ साथ जो आपके मॉडल पेपर में रीजनिंग होती है वो 7 बजे आपकी सॉल्व कराई जाती है। तो आप लोग 7 बजे जरूर क्लास लिया करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्थावर का विलोम सही क्या होता है? स्थावर का विलोम आप लोग जानते हैं, स्थावर का विलोम क्या होता है? बिल्कुल सही है, जंगम होता है। सॉरी, यहाँ पर जंगम कहां पर है? ऑप्शन डी है। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है। क्या? जंगम होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? यहाँ पर 37 का जवाब देना है। तुलसीदास, देखो तुलसीदास आप लोग तुलसीदास में मत लगा देना, क्योंकि तुलसीदास ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? काव्य रचना है। ठीक है। और आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काफी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, है ना, नए पत्ते, बेला। ठीक है, ये किसके हैं? सब आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पर आपको पुल्लिंग पूछा गया है, कह रहा पहिया कैसा है ना, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं पहला ही पॉइंट आपको मिल गया है, क्योंकि कैसा से आंसर मिला है और कैसा से मिलता है तो पुल्लिंग होगा। पहिया कैसा है ना। लिखावट कैसी है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। पखावन कैसी है? मंझधार कैसी है? मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। शेष जो आपके हैं वो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन दिया है नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? नाक रगड़ना, जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिए, यहाँ पर हम टाइम नहीं ले रहे हैं तो आपको भी टाइम नहीं लेना है, पूरी तरीके से बिल्कुल एक्टिव रहना है, दिमाग आपको इधर उधर नहीं लगाना है, पूरा दिमाग यहीं पर होना है। ठीक है, देखते ही जवाब देना है, गलती नहीं होना है। नाक रगड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? नाक रगड़ना क्या होता है? दीनता पूर्वक किसी से प्रार्थना करते हैं तभी तो बोलते हैं ना नाक रगड़ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना अर्थात नाक रगड़ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? भाई ये बताइए, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? और देखो जो टिककर नहीं रहता उसे ही दिक्कतें होती हैं, समस्याएं उसी के पास ही होती हैं। जो एक जगह टिक गया उसका भविष्य बन गया। यहाँ पर 40 नंबर में क्या बन जाएगा? इसे बोलते हैं यायावर। क्या इसे बोलते हैं?
यायावर बोलते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे क्या बोलते हैं, यायावर कहते हैं। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं, करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कह सकते हैं जून 2021 में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। देखो यहाँ पर दिया गया है कब, तो आपके जून 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो ग्रहण किया है पद, वो किसने किया है। यहाँ पर 51 का ऑप्शन देना है। तो चलिए 51 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है अरुण कुमार मिश्रा। तो ऑप्शन जवाब कौन सा बनेगा, सी नंबर, अरुण कुमार मिश्रा है। ये जो आपके कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, है ना, उच्चतम न्यायालय के पूर्व आपके क्या है, न्यायाधीश हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो एच.एल. दत्तू का स्थान लिया है, एच.एल. दत्तू का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मई 2021 में विश्व की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कब से लोकप्रिय ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा किया है। तो याद रखिएगा, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि ब्राउजर इंटरनेट जो आपका है वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और इसने ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा कर दिया है। लेकिन ये कब से बंद होगा, ये यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो 52 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर। ये 15 जून 2022 से बंद हो जाएगा जो ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कौन महिला तलवारबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। तो चलिए यहाँ पर 53 का जवाब देना है। ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन चुकी हैं। 53 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो चलिए 53 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ये है सी.ए. भवानी देवी। कौन है, सी.ए. भवानी देवी हैं। इनका राइट आंसर क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और ये कहाँ की हैं, तमिलनाडु की हैं। कहाँ की भाई, ये तमिलनाडु की हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 10 जुलाई 2021 को ब्राजील में संपन्न हुए फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है। तो देखो, ये 10 जुलाई 2021 को ब्राजील में संपन्न हुआ है फुटबॉल प्रतियोगिता, नाम क्या है, कोपा अमेरिका 2021। इसका खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। 54 का ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर। ये है अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है, तो आपके अर्जेंटीना ने जीता है। याद रखिए, ब्राजील को 1-0 से हराकर यहां पर 15वीं बार ये खिताब इसने जीता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जून 2021 में कौन देश क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश बन गया है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिटकॉइन क्या है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है ना। ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। और ये जो आपकी चलती है आपकी ऑप्शन डी, आपके अल सल्वाडोर। यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, अल सल्वाडोर। ये आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश हो जाएगा जिसे बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्राप्त करने वाला आधिकारिक रूप से पहला देश आपका हो जाएगा अल सल्वाडोर। ठीक है। 55 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है मई, देखो मई दिया गया है। मई 2021 में अमेरिका के किस प्रांत में विवादास्पद हार्ट बीट विधेयक पारित किया गया है। देखो यहाँ पर आपका एक कह सकते हैं कि एक विधेयक था जिसमें बहुत ही विवाद था। ठीक है ना। नाम है आपका हार्ट बीट विधेयक, और इसको पारित किया गया है किस प्रांत में, तो आपके अमेरिका का ये प्रांत कौन सा है। 56 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, आपके टेक्सास प्रांत है। ठीक है, अमेरिका के टेक्सास प्रांत में आपका है। और यह विधेयक 1 सितंबर 2021 से प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। और आगे ये जो आपका है क्या है, ये विधेयक है किसी भ्रूण में जो हृदय संबंधी गतिविधियां होती है उसको पता लगाने के लिए, मतलब गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है ये, है ना। मतलब देखते हैं कि आपके कहीं भी मेडिकल कॉलेज मतलब कह सकते हैं हॉस्पिटल में जाएंगे तो लिखा होता है कि यहाँ पर लिंग परीक्षण नहीं होता है। और लिंग परीक्षण क्या होता है, कानूनी अपराध होता है। उसी से संबंधित आपका यहाँ पर है क्या, तो हार्ट बीट आपका है। जो आपके शिशु क्या होते हैं, गर्भाशय में होते हैं, उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए ये प्रतिबंधित करता है, जो आपको कह सकते हैं हार्ट बीट है। इसी विधेयक के बारे में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने किस तिथि से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। याद रखिए, सोने की कोई भी आपके आभूषण है और अगर कोई भी आपकी स्टैच्यू अर्थात कलाकृति बनाई गई है तो उसमें से हॉल मार्किंग जरूर आपकी लागू होगी, मतलब उसमें हॉल मार्क जरूर दिया जाएगा अर्थात लगा होगा। तो ये 57 का ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। ये 15 जून 2021 से ये प्रभावी हो चुका है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जुलाई 2021 में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये बताइएगा कि जुलाई 2021 में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। चलिए 58 का जवाब देना है, 58 नंबर में। तो 58 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है, अब हो गए हैं पुष्कर सिंह धामी। क्या हो गए हैं, पुष्कर सिंह धामी हो गए हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के पहले निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का उद्घाटन किया है। इस वैक्सीन का क्या नाम है। तो ये बताइए, पहला देश का पहला आपका क्या है, तो आपका वैक्सीन है यहाँ पर न्यूमोकोकल कंजुगेट है ना। नाम क्या दिया गया है, तो 59 का ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है न्यूमोसिल है। क्या है, न्यूमोसिल है, न्यूमोसिल। ये वैक्सीन का नाम आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है
दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया है? तो बताइए भाई, यहाँ पर देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती है? 125वीं जयंती है, और इसके मनाने के लिए एक अध्यक्षता किया गया है, और इस समिति का गठन जो करने का निर्णय लिया किसने लिया था? तो 60 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ये है आपके कौन? तो आपकी गृह मंत्री है। ठीक है, गृह मंत्री ने ये एक समिति आपकी गठित किया है। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर आपका स्थित है? हर एक बच्चे को पता होगा, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो कि सदियों से ये एक प्रकार से देखा जाए लूटपाट का केंद्र भी बना रहा है। यहाँ पर बहुत बार लूटपाट आपकी हुई है ना? तो चलिए, ये गुजरात के कह सकते हैं कठियावाड़ा जिला है ना, जो कि भगवान जो शिव है उनको समर्पित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। गुजरात के कठियावाड़ा जिले में है आपका सोमनाथ मंदिर, जो कि सोमनाथ मतलब आपके भगवान शिव को समर्पित आपका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसने रिवोल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? बताइएगा कि इनमें से कौन है जिन्होंने रिवोल्यूशन 2020 पुस्तक आपकी लिखी है? ये लेखक है आपकी चेतन भगत। ये क्वेश्चन को नोट करिएगा, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा। ये आपकी चेतन भगत की है, चेतन भगत की पुस्तक है रिवोल्यूशन 2020। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यूरोपीय संघ की साक्षी मुद्रा का क्या नाम दिया गया है? ये बताइए, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है इसका नाम क्या दिया है 63 नंबर में? तो चलिए यहां पर याद रखिए, यूरो क्या है? यूरो आपको पता है 19 देश यूरो मुद्रा को अपना चुके हैं। मतलब देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो वर्तमान में यूरोपियन यूनियन की जो आपके कुल 27 देश हैं, कितने? यूरोपियन कह सकते हैं संघ के 27 देश आपके हैं, जिनमें से 19 देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा आपकी यूरो है ना? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर यूरो मुद्रा आपकी जवाब राइट हो जाएगा। ये नोट करिएगा, 27 में से 19 देश आपके यूरो वाला। ठीक है, आइए अगला बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देखो, सर्वेक्षण है आपके देहरादून, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, है ना? तो काफी लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा और बिल्कुल इजी लग रहा होगा। यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपके देहरादून, जो कि आपके उत्तराखंड में आपका स्थित है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? वेरी वेरी एमपी, ये भी क्वेश्चन दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता आपके कौन थे? याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल होगा, बहुत कठिन लेवल नहीं मिलेगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बहुत कठिन लेवल नहीं होगा, ऐसा ही लेवल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर। चलिए 65 का ऑप्शन बी आ रहा है सभी का। जी शंकर कुरूप है, जी शंकर कुरूप हैं, जिन्हें मलयालम के लिए ये प्रदान किया गया था। ये मलयालम लेखक हैं, मलयालम लेखक आपके हैं। 1965 में ये दिया गया था, 1965 में दिया गया था। ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? चलिए, कौन सा दिन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है? 66 नंबर में जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए 24 अक्टूबर बिल्कुल सही है। लॉक करते हैं आंसर आपके बी को कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर अच्छा 24 ये दिया है, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव पूछा गया, माफ करिएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार है ना, और मानव अधिकार 10 दिसंबर है, माफ करिए। यहाँ पर 66 का जो ऑप्शन बनेगा, 66 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है वो 10 दिसंबर है, लेकिन जो 24 अक्टूबर को मनाते हैं ये क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। तो दोनों पॉइंट को याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हद से ज्यादा बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर आपकी है? बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर आपकी है? पांडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? चलिए 67 का जवाब देना है। 67 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर कह रहे हैं आपकी पुडुचेरी है, तो बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कि आप पुडुचेरी अर्थात पांडिचेरी। आपको पता है कि पुडुचेरी जो आपकी है वो 4 जगह विभाजित है। आपके आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में है और आपके केरल में। 3 जगह है। कहाँ पर इसके? तो आपके 3 जगह, एक आंध्र प्रदेश में मिलेगा, 2 आपके तमिलनाडु में है और एक आपका कहाँ पर है? केरल में है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश में है वो आपका यमन है ना, यमन है जो कि पूर्वी तट पर है। और माहे जो आपका है ये कहाँ पर है? वो आपके केरल में है, जो कि पश्चिमी तट पर आपके है। और जो आपके तमिलनाडु में 2 आपके हैं, है ना, तो एक पुडुचेरी है और एक आपका करेकाल है। तो कुल मिला के 4 जो आपके हैं अलग अलग हैं, और आपके कह सकते हैं अलग अलग, मतलब यहाँ तट पर भी है और इस तट पर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य वियाहुला गिद्धा किया जाता है। ये बताइएगा, ये विवाह के दौरान करते हैं ना, विवाह के दौरान करते हैं। और यहाँ पर आपका जो है आपका पंजाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन आपका बनेगा? यहाँ पर बी नंबर आपके पंजाब। ठीक है, पंजाब में जो कह सकते हैं विवाह के दौरान ये नृत्य आपका होता है वियाहुला गिद्धा नृत्य। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मधुबनी चित्रकला भारतीय
भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो कि भारत के राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। तो देखिए मिथिला आपको कहाँ पड़ता है, आप सभी को पता है कि मिथिला कहाँ पड़ता है, आपके बिहार में। तो ऐसे भी हमने आपको बता भी दिया है क्योंकि स्पेशल आपकी सीरीज भी चलाई गई है। तो स्पेशल सीरीज में मधुबनी आपको बताया गया है ना, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर 70 का जवाब दीजिएगा। और 70 का आप लोग जवाब जानते हैं, हमेशा से जानते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आपके लखनऊ में है, कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गद्यांश। और गद्यांश में देखा जाए तो आपके कह सकते हैं राष्ट्र अभिमान के हृदय में वाले में दिया गया है और अच्छा गद्यांश है। पढ़ते हैं और देखते हैं क्या आपका पॉइंट दिया गया है, क्योंकि अच्छे अच्छे पॉइंट आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगे इस गद्यांश में। कह रहा है प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और आपका अभिमान सहज ही होता है। कोई भी व्यक्ति हो, हर एक को अपना देश प्यारा होता है ना। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदा तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती है, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्व का अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। यह भावना उसे इस बात का करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करे और मतलब अनुचित का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुंह मोड़कर उसे धोखा न दे। तो यहाँ पर देखो आपके देश के बारे में दिया गया है और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। तो देखते हैं कि आपके लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। तो पूरा आपने गद्यांश पढ़ा और इस गद्यांश में याद रखिएगा उत्सर्ग है, भक्ति है, हानि है, लेकिन अधर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें अधर्म शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पराधीन राष्ट्र खो बैठता है। ये बताइए पराधीन राष्ट्र खो बैठता है क्या, अपनी समृद्धि, अपनी भाषा, अपना उत्सर्ग भावना, अपनी न्याय चेतना। तो जवाब क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। जो आपका पराधीन राष्ट्र होता है अपना समृद्धि खो बैठता है ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर अपनी समृद्धि, क्या अपनी समृद्धि, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है, तो क्या बताया गया है, यहां पर देखो अपने राष्ट्र अभिमान के बारे में बताया गया। क्या अपने राष्ट्र अभिमान के बारे में बताया गया है कि अपने देश के प्रति एक घमंड होना चाहिए, अपने देश के प्रति क्या अभिमान होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक राष्ट्र अभिमानी के हृदय में अभिमान होता है, किसके लिए होता है बताइएगा। कि प्रत्येक राष्ट्र अभिमानी के हृदय में कह सकते हैं अभिमान होता है, किसके हृदय में, यहाँ पर राष्ट्र अभिमानी के हृदय में, यहाँ पर किसके प्रति। तो आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके यहाँ पर देश की भाषा के लिए, क्या देश की भाषा के लिए, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है देशभक्ति प्रेरित करती है। देशभक्ति है ये प्रेरित करती है, किसके लिए करती है, तो यहाँ पर दिया है अनौचित्य का निवारण करने के लिए, है ना। जो आपका अनौचित होता है उसका निवारण कर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए सर अटक रही है, अच्छा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक गद्यांश है, इसे हम लोग यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एक गद्यांश छोड़ दे रहे हैं क्योंकि शायद बफरिंग वगैरह हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बफ हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, क्लास भी आपकी खत्म हो गई है। यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, है ना, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ पर आप लोग डाउनलोड करिएगा और पूरी तरीके से आप कह सकते हैं गद्यांश को भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और अगली क्लास की लिंक हम आपको दे रहे हैं, उसमें क्लिक करिए और आइए जल्दी से, ठीक है।